5 अप्रैल सन 1663 ईस्वी की वो रात जब शिवाजी महाराज ने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में पुणे के दुर्ग में प्रवेश किया और मराठों की तुलना में एक बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों को क्षति पहुंचाकर वापस बड़ी तेजी से हमला करने के बाद अपने सैनिकों को सुरक्षित निकाल कर ले गए। पुणे का किला उस समय औरंगजेब के अधिकार क्षेत्र में आता था और पुणे के जो मुख्य अधिकारी थे वो औरंगजेब के मामा थे शाहिस्ता खां। तो आखिर इस रात को वास्तव में क्या घटना घटित हुई थी, हम बात करेंगे उस रात के आंखों देखे घटनाक्रम पर। अब हालांकि हम तो उस समय विटनेस थे नहीं, तो हमको सोर्सेज के अध्ययन के आधार पर ही देखना पड़ेगा उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही थी। तो इस वीडियो के लिए जो मेन सोर्सेज हैं वो एक तो हैं प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा की किताब राजस्थान का इतिहास, इसके अतिरिक्त इन्हीं किताबों में कुछ और सोर्सेज को कोट किया गया है, जैसे बर्नियर और मनुची के द्वारा जो सोर्सेज लिखे गए हैं। बर्नियर जो कि फ्रांस के व्यक्ति थे, भारत की यात्रा पर थे। बर्नियर जिनको शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त मनुची जो इटली के थे, भारत की यात्रा पे थे। इनके द्वारा इस घटना के संबंध में क्या बताया गया है, इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा क्या बताते हैं, इसके अलावा स्वयं शिवाजी महाराज का वो पत्र जिसमें उन्होंने इस घटना के समय सहायता मिलने और ना मिलने के संबंध में कुछ बातें लिखी हैं, इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। एक बात देखो, मैं स्पष्ट करूं, जैसा व्यूअर्स कई बार लिखते हैं कि सर आप इतने सोर्सेज का रेफरेंस मत दिया करो। देखो, रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना रेफरेंस ऐसा लगता है हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं, और हिस्ट्री जो है ये रेफरेंस का ही सब्जेक्ट है। अब मैं बिना अगर आपको रेफरेंस दिए हुए समझाऊंगा तो मैं तो उस समय आई विटनेस था नहीं, आप भी आई विटनेस थे नहीं, तो मैं अपनी बातों को किन सोर्सेज के आधार पर कह रहा हूं ये तो बताना बहुत जरूरी होता है। तो मैं रमन भारद्वाज, आइए इस विषय को शुरू करते हैं। अब विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बार उस समय की पृष्ठभूमि को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि विषय अच्छे से समझ में आ जाए। बात है सन 1659 ईस्वी की, 1659 ईस्वी की, जब औरंगजेब को मुगल शासक बने हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका था। इससे पहले सन 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल शासक बना था। उसके द्वारा अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया गया था और अगस्त 1659 में औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। अब 1659 में औरंगजेब ने अपने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल किया और इसी फेरबदल के तहत अपने मामा शाहिस्ता खां को दक्खन का सूबेदार बना दिया। दक्खन जिसको हम डेक्कन के नाम से जानते हैं। दक्खन का सूबेदार बनाए जाने का कारण था शिवाजी महाराज से मिल रही चुनौती। इस समय शिवाजी महाराज मुगलों को भी चुनौती दे रहे थे और जो बीजापुर की आदिल शाही थी वो भी शिवाजी महाराज से बहुत ज्यादा परेशान थी, उनको भी चुनौती दे रहे थे। बीजापुर जो वर्तमान में भारत के कर्नाटक स्टेट में आता है, वर्तमान में उसको विजयपुर या विजयपुर के नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी महाराज की चुनौती से, उनकी समस्या से निजात पाने के लिए औरंगजेब के द्वारा जुलाई 1659 में अपने मामा शाहिस्ता खां को दक्खन का सूबेदार बनाया गया। शाहिस्ता खां को ही इस काम के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि औरंगजेब की नजर में शाहिस्ता खां एक योग्य व्यक्ति था। शाहिस्ता खां इससे पहले मालवा का सूबेदार रह चुका था, इसके अतिरिक्त दक्खन में भी काम करने का अनुभव था। और जब औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा की ओर अभियान चलाए गए थे तो उन अभियानों में भी शाहिस्ता खां औरंगजेब के साथ में रहा था। इसीलिए एक योग्य व्यक्ति समझकर औरंगजेब के द्वारा शाहिस्ता खां को दक्खन की सूबेदारी दे दी गई। जनवरी सन 1660 ईस्वी को, जनवरी के आसपास में, जनवरी 1660 ईस्वी के आसपास में शाहिस्ता खां दक्खन की ओर गया और वहां जाकर शहजादा मुअज्जम से दक्खन की सूबेदारी का चार्ज ले लिया। शहजादा मुअज्जम जो औरंगजेब का पुत्र था और आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से मुगल शासक बना था। सन 1707 से और 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह के नाम से वो शासक रहा। खैर, यहां शाहिस्ता खां के द्वारा चार्ज ले लिया गया और 25 फरवरी 1660 ईस्वी को अहमदनगर से एक बहुत विशाल सेना लेकर शाहिस्ता खां ने पूना की ओर कूच किया, यानी पूना की ओर अपना अभियान चलाया। उद्देश्य था कि पूना के गढ़ पर अधिकार करना। थोड़ा सा इन जिलों की स्थिति आप समझ लो। अहमदनगर हम जानते हैं वर्तमान में महाराष्ट्र का एक जिला है। अहमदनगर के दक्षिण में अगर देखें तो पूना आता है। तो शाहिस्ता खां 25 फरवरी 1660 ईस्वी को अहमदनगर से दक्षिण की ओर बढ़ा और जिस मार्ग से बढ़ा वो मार्ग पूना के पूर्व में आता था, यानी ईस्ट में आता था। रास्ते में जो जो गढ़ आए, जो जो मुख्य क्षेत्र आए, उनको तबाह करते हुए, लूटते हुए, जीतते हुए और शाहिस्ता खां आगे की ओर बढ़ा और मई सन 1660 ईस्वी को शाहिस्ता खां का पुणे के दुर्ग पर अधिकार हो गया और उसके बाद शाहिस्ता खां ने चाकण के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया, कुछ और किलों को भी जीता।
तो अब बात यह आती है, पूना और चाकण जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार करने के बाद अब शाहिस्ता खां पूना के दुर्ग में रहने लगा। वही पूना का दुर्ग जहां पर शिवाजी महाराज का बचपन बीता था, जवानी बीती थी, और इस दुर्ग के एक एक कोने से वो भली भांति परिचित थे। इसीलिए अब उनके द्वारा जो अभियान यहां चलाया जाएगा कि मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में वो मुगल छावनी में घुस गए, तो इस जगह से परिचित होने का उनको पूरा लाभ मिलेगा। अब बात आती है उस ऐतिहासिक दिन की, 5 अप्रैल सन 1663 ईस्वी की, जब शिवाजी महाराज ने मुगल छावनी में घुसकर शाहिस्ता खां पर हमला किया। तो इस हमले की हम जानकारी लें तो उससे पहले दो दुर्गों की सापेक्षित स्थिति को हमको समझना पड़ेगा। एक तो पूना का दुर्ग, पूना के ही दक्षिण में एक और दुर्ग है सिंहगढ़, जो पूना से 11 माइल की डिस्टेंस पर है। सर जदुनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में 11 माइल से डिस्टेंस दी हुई है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया था, उसमें डिस्टेंस दी हुई है 37.5 किलोमीटर की। हालांकि गूगल ने जो डिस्टेंस बताई है वो बाय रोड डिस्टेंस बताई है, लेकिन उस समय जहां जिस पहाड़ी क्षेत्र से आप जाते थे वही रोड हो जाती थी। तो 11 माइल की ये सीधी डिस्टेंस है पूना के दुर्ग से और सिंहगढ़ की। अब शिवाजी महाराज इस समय सिंहगढ़ में थे और वहीं पर उन्होंने ये व्यू रचना बनाई कि किस प्रकार से मुगल छावनी में प्रवेश किया जाएगा। अब व्यू रचना किस प्रकार से थी, उन्होंने सेलेक्टेड चुने हुए सैनिक लिए कि एक सैनिक टुकड़ी तो उनके साथ में रहेगी, और उन सैनिकों के साथ में शिवाजी महाराज के साथ में एक तो बाबाजी बापूजी रहेंगे और चिमनाजी बापूजी रहेंगे। इसके अतिरिक्त 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी और बनाई गई, उसका नेतृत्व दिया गया मोरोपंत पेशवा को। 1000 सैनिकों की एक और टुकड़ी बनाई, उसका नेतृत्व दिया गया नेताजी पारकर को। ये जो 1000 सैनिकों की टुकड़ी थी, नेताजी पारकर और मोरोपंत पेशवा के नेतृत्व वाली, इनको मुगल छावनी के दोनों ओर, यानी एक टुकड़ी को लेफ्ट में रहना था, एक टुकड़ी को राइट में रहना था, कुछ मील्स की, कुछ माइल्स की, कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे, कि अंदर जब शिवाजी महाराज आक्रमण कर रहे होंगे और कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो निर्देश या सिग्नल पाकर ये टुकड़ियां एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब शिवाजी महाराज और उनके सैनिक अंदर अपना काम कर चुके होंगे तो जब ये वापस बाहर निकल कर जाएंगे तो ये दोनों सैनिक टुकड़ियां मुगलों का, वहां पर जो सैनिक है उनका ध्यान भटकाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था। अब लेकिन यहां पर पढ़ने में और सुनने में हो सकता है इतना ज्यादा ये काम कठिन ना लगता हो, लेकिन आप थोड़ा सा जब तक इन चुनौतियों को नहीं समझेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो अभियान चलाया गया शिवाजी महाराज के द्वारा, ये वास्तव में बहुत ज्यादा मुश्किल अभियान था। और यहां किस प्रकार से उन्होंने बिजली जैसी स्फूर्ति के साथ में, बिजली की तेजी के साथ में काम किया। थोड़ा ध्यान दो, इस मार्ग पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पुणे और सिंहगढ़ के मार्ग के बीच में जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की नियुक्ति की हुई थी औरंगजेब ने, और यहां महाराजा जसवंत सिंह अपने 10,000 सैनिकों के साथ में तैनात थे। दरअसल सन 1662 ईस्वी में औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता के लिए जोधपुर के शासक, जोधपुर वर्तमान में राजस्थान में आता है, जोधपुर के शासक, राठौड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह की दक्षिण में नियुक्ति कर दी थी। तो एक तो शिवाजी महाराज के समक्ष यह चुनौती थी कि महाराजा जसवंत सिंह और उनके सैनिकों की नजरों में आए बिना मुगल छावनी तक पहुंचना, दूसरा अब मुगल छावनी में प्रवेश करना, अपने सैनिकों को वहां एंट्री दिलाना, और फिर बिजली की तेजी से अपना काम करना। और जब तक मुगल छावनी के वो सैनिक एक्टिवेट होते, जब तक उनको पता चलता, तो उससे पहले मराठों की तुलना में मुगलों को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाकर फटाफट अपने सैनिकों को सुरक्षित वहां से निकालकर ले जाना, यह बहुत चुनौती के काम थे। खैर, शिवाजी महाराज आगे बढ़े और आगे बढ़कर वो मुगल छावनी में पहुंचे, मुगल छावनी की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया। अब जैसा सर जदुनाथ सरकार की किताब में लिखा है वो सोर्स आपको बताता हूं और इसके वो बातें आपको बताता हूं, और इसके अतिरिक्त तो और भी हमको बातें सुनने को मिलती हैं कि वहां जब शिवाजी महाराज पहुंचे तो उनके साथ में सेलेक्टेड 400 सैनिक थे, और इनको अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया हुआ था ताकि एक साथ बड़ी संख्या में सैनिक प्रवेश ना करें, वरना शक हो सकता था। जब ये वहां पहुंचे मुगल छावनी की सीमा पर, तो पहरेदारों ने रोका इनको और पूछा, भैया कौन हो आप लोग, कहां से आए हो? तो शिवाजी महाराज के द्वारा बड़ी चतुराई से इसका उत्तर दिया गया कि हम शाही सैनिक हैं, मतलब आपकी ही सेना के लोग हैं, हम शाही सैनिक हैं, दक्खन से हम आए हैं और यहां पर हमारी नियुक्ति हुई है, तो हम अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए यहां पर आए हैं। तो पहरेदारों के द्वारा उनको अंदर जाने दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि उस समय शाइस्ता खां से एक परमिशन ली गई थी बारात के जुलूस के लिए, और बाराती के तौर पर ही ये भेष बदलकर दुर्ग में प्रवेश कर पाए थे। और इसके अलावा कुछ जो सैनिक हैं वो मजदूरों के रूप में अंदर प्रवेश कर गए थे, और कुछ सैनिक छोटे छोटे दलों के रूप में अंदर प्रवेश कर गए थे, ये भी बात बताई जाती है। खैर,
इनका प्रवेश हो गया, ये अंदर गए और अंदर रात बढ़ने का इंतजार करने लगे। दुर्ग के किसी कोने में बैठे रहे कि जब रात बढ़ेगी तब हम अपना कार्य शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप समझिए वहां पर दुर्ग में किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, कैसे, कहां पर कौन कौन लोग थे। एक तो था हरम, उस हरम में शाहिस्ता खां, उसकी दासियां और उसकी रानियां थी। हरम के बाहर काफी संख्या में पहरेदार थे जो शाहिस्ता खां की रक्षा करने के लिए वहां नियुक्त किए हुए थे। इसके अतिरिक्त हरम के बाहर ही पदाधिकारियों के ऑफिस बने हुए थे और एक बैंड रूम भी था। बेडरूम नहीं, बैंड रूम, मतलब जहां पर संगीत वगैरह होता था, जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे। तो ये देखना कि इस बैंड रूम को भी किस प्रकार से मराठों के द्वारा उपयोग में लिया जाएगा। तो खैर रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और शाहिस्ता खां अपने हरम में अपनी रानियों और अपनी दासियों के साथ में सोया हुआ था और मराठा सैनिक जो शिवाजी महाराज के नेतृत्व में दुर्ग के किसी कोने में इंतजार कर रहे थे कि जब रात बढ़े तो वो अपनी कार्यवाही शुरू करें। अब कार्यवाही के तहत यह निर्णय लिया गया कि 200 सैनिक शिवाजी महाराज के नेतृत्व में शाहिस्ता खां के हरम में प्रवेश करेंगे और बाकी के जो 200 सैनिक रहेंगे वो हरम के बाहर लेफ्ट साइड में बाबाजी बापूजी के नेतृत्व में वहां पर खड़े रहेंगे। उनको भी एक निर्देश दिया गया था, अभी आपको समझ में आएगा। अब ये मराठा सैनिक शाहिस्ता खां के हरम के बिल्कुल पास में जो एक रसोई थी, उस रसोई की ओर धीरे 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 बढ़े, एक एक करके बढ़े। कुछ रसोइये इस समय उठे हुए थे, मध्य रात्रि से कुछ समय बाद की यह घटना है। तो कुछ रसोइये इस समय उठे हुए थे खाना प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रमजान में सूरज उगने से पहले ही भोजन किया जाता है। तो जब वो रसोइये वहां पर काम कर रहे थे तो मराठा सैनिक बड़े चुपचाप वहां बढ़े और उन रसोइयों का काम लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त उस रसोई की और इसके अतिरिक्त शाहिस्ता खां के जो सेवक थे उनके कमरों की एक कॉमन सी दीवार थी, उस दीवार में एक गेट था, उस गेट को बंद कर दिया गया मराठों के द्वारा। अब शाहिस्ता खां के हरम में प्रवेश करने के लिए मराठों ने एक दीवार से कुछ ईंटें निकालनी शुरू की कि केवल इतनी सी जगह बन जाए कि एक या दो मराठा एक एक करके रेंगते हुए उसके हरम में प्रवेश कर जाएं। अब जब ईंटों को निकाला जा रहा था कुल्हाड़ी की सहायता से, तो रात के सन्नाटे में आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है। तो इसी प्रकार की जब आवाज कुछ सेवकों को सुनाई दी तो शाहिस्ता खां के पास में गए और ये बताया कि कुछ संदेहास्पद आवाज आ रही है। तो शाहिस्ता खां ने उनको फटकार लगाई कि ये छोटे मोटे काम के लिए मेरे को मत जगाया करो, अपने स्तर पे खुद आप लोग देखो। अब हो सकता है वो सेवक उधर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा तो उनका भी काम लगा दिया गया होगा। खैर दीवार में हल्की सी जगह हो चुकी थी और उस जगह से सबसे पहले शिवाजी महाराज ने, उनके बाद में फिर चिमनाजी बापूजी ने शाहिस्ता खां के हरम में प्रवेश किया और एक एक करके दो करके 200 मराठी सैनिक भी अंदर प्रवेश कर गए। अब जब वो अंदर पहुंचे तो मारकाट करनी शुरू कर दी। उसके कारण बहुत ज्यादा आवाज हुई, शाहिस्ता खां की भी नींद खुली। शाहिस्ता खां अपनी तलवार की ओर दौड़ा, लेकिन शिवाजी महाराज उसके ऊपर ही थे और अपनी तलवार के एक वार से उसका अंगूठा उंगलियां काट दी गई। शाहिस्ता खां हरम से भागा अपनी जान बचाकर, लेकिन अंदर तो अब मारकाट का खेल चल रहा था, बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा था। इसके अलावा अंदर जाने से पहले बाहर जो सेवक थे, जो पहरेदार थे, उन पहरेदारों को वो ऊपर पहुंचाया जा चुका था। अब जब ये शोर शराबे की मारकाट की आवाज बाहर सुनाई दी तो हरम के बाहर लेफ्ट साइड में बाबाजी बापूजी के नेतृत्व में जो 200 मराठा सैनिक थे वो सीधे बैंड रूम की तरफ भागे। बेडरूम नहीं, बैंड रूम, यानी जहां पर ढोलक तबले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। और वहां उन कलाकारों को, जो बैंड रूम में कलाकार थे, उनको तलवार की नोक पर बाजे बजवाए उनसे ताकि उस आवाज से, मारकाट की उस आवाज को दबाया जा सके। लेकिन अब जब शोर शराबा बहुत ज्यादा बढ़ा तो शाहिस्ता खां का पुत्र था, शाहिस्ता खां का शहजादा था अबुल फात की नींद खुली और वो तुरंत भागा इन मराठा सैनिकों की ओर। यहां पर सर जदुनाथ सरकार ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है, जिस बहादुरी से वो लड़ा। उसके द्वारा 2 या 3 मराठा सैनिकों को मार दिया गया, अबुल फात को, और उसके बाद वो खुद भी लड़ता मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके साथ के जो 35 से 40 के आसपास में जो उसके साथ जो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को भी मराठाओं के द्वारा काट दिया गया। इसके अतिरिक्त और जो कुछ पदाधिकारी थे, अब जब शोर शराबा हो रहा था तो वो भी अपने कमरे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मराठों ने बड़ी चतुराई से उनके बाहर जो गेट थे, गेटों को बड़ी चतुराई से बंद कर दिया था। तो एक रस्सी की सीढ़ी का उपयोग किया गया एक मुगल पदाधिकारी के द्वारा, लेकिन वो जैसे ही बाहर आया उसको भी काट दिया गया मराठा सैनिकों के द्वारा। अब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। मुगल जो है वो अलर्ट मोड में आ गए थे इस समय। तो शिवाजी महाराज को लगा कि अब यह अवसर है कि वापस से बैकअप किया जाए और मराठा सैनिकों को फटाफट मुगल छावनी से बाहर निकाला जाए। तो तुरंत, जब तक वो लोग पूरे अलर्ट मोड में पहुंचते मुगल, मराठा सैनिकों को शिवाजी महाराज ने तुरंत वहां से बाहर निकाल लिया।
और बाहर वो जो सैनिक खड़े हुए थे, कौन, नेताजी पारकर और मोरेपंथ पेशवा के नेतृत्व में, जो मुगल छावनी से लेफ्ट और राइट में कुछ माइल्स की डिस्टेंस पर थे, उन्होंने मशालें जलाई ताकि मशालों के माध्यम से वो मुगल सैनिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें और शिवाजी महाराज सीधे पुणे से और सिंगड़ की तरफ चले गए। अब मुगलों ने सब जगह सर्च किया, इनको एक भी मराठा सैनिक नहीं मिला। सुबह हुई तो सुबह शाइस्ता खां से सहानुभूति जताने के लिए बहुत सारे लोग आए। बात फैली कि साहब शाइस्ता खां बच गया और मराठे रात को आए थे, या मारकाट करके चले गए। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो मराठे आए थे तो मात्र 6 मराठा सैनिक ही मृत्यु को प्राप्त हुए, जबकि मराठों की तुलना में मुगलों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई गई। तो ये पढ़ते हुए मुझे भी ऐसा फील आ रहा था, तो ये हमला तो कुछ इस प्रकार से है जैसे भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, रातों रात गए वहां पर हमला किया और वो लोग अलर्ट होते उससे पहले उनको मार पीट के और वापस आ गए। तो शिवाजी महाराज के द्वारा भी ये इसी प्रकार का ये हमला किया गया और मेरे मन में भी इस तरह के भाव आए कि ये तो सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो कि आज से बहुत समय पहले 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने कर दी थी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक। खैर, अब यहां कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। एक प्रश्न तो ये कि पुणे और सिंगड़ के रास्ते के बीच में जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह जब अपने 10,000 सैनिकों के साथ में वहां तैनात थे, तो बिना उनकी नजरों में पुणे तक आना, बिना उनकी नजरों में आए बिना पुणे तक आना और वापस सिंगड़ तक चले जाना, यह कितना पॉसिबल था? तो इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के कुछ पक्ष हैं। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि यहां महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज का साथ दिया था और कुछ ये कहते हैं कि शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया गया था। मैं एक एक करके उनके पक्ष रखता हूं और मेरे इस संबंध में क्या विचार हैं वो भी आपके समक्ष में यहां पर रखूंगा। देखिए, इस संबंध में एक तो बर्नियर और मनुची, इनका परिचय दे देता हूं। बर्नियर जो फ्रांस के यात्री थे और शाहजहां के समय उसके पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था बर्नियर ने। इसके अतिरिक्त मनुची जो इटली के व्यक्ति थे और यहां की यात्रा पर थे। तो इन दोनों ने यह कहा है कि शिवाजी महाराज के इस अभियान में जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने उनका साथ दिया था। इसके अतिरिक्त गोपीनाथ शर्मा की अगर यह बात करें तो गोपीनाथ शर्मा का यह कहना है कि मराठे पहाड़ी क्षेत्र में चलने के अभ्यस्त थे और महाराजा जसवंत सिंह की नजर में आए बिना ही वो पुणे के उस दुर्ग तक आसानी से पहुंच सकते थे, क्योंकि उनको पहाड़ी क्षेत्र के काफी रास्तों के बारे में पता था और पहाड़ी क्षेत्रों में ही वो बहुत लंबी लंबी दूरियां तय कर लिया करते थे। इसीलिए गोपीनाथ शर्मा का यह मानना है कि महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त एक पत्र की भी मैं चर्चा कर लेता हूं। एक पत्र जो शिवाजी महाराज के द्वारा सिंगड़ पहुंचने के बाद, पूना में जब यह आक्रमण किया गया उसके बाद जब वो सिंगड़ पहुंचे तो पंडित राव को एक पत्र लिखा गया था। उस पत्र में यह कहा गया था कि इस अभियान में मुझे कोई बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हुई, मेरी सहायता केवल परमपिता परमेश्वर ने की है, यानी केवल भगवान ने मेरी सहायता की है, इसके अतिरिक्त मेरी किसी ने सहायता नहीं की। इसका मतलब शिवाजी महाराज ने यहां स्पष्ट यह कर दिया कि महाराजा जसवंत सिंह ने उनकी सहायता नहीं की। लेकिन देखो, हम अगर थोड़ा सा महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंधों की अगर बात करें तो यहां कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं। यह मेरा अपना विचार है, हो सकता है आप उससे सहमत हो या ना हो। तो यहां से कुछ बातें ऐसी निकल कर आती हैं कि हो सकता है शायद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह की नाराजगी बढ़ाने की बजाय कुछ इस प्रकार के पत्र लिखे हो। मैं समझाता हूं अपनी बात को। महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब मुगल उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था तो महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया था। और फिर बाद में जब आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने मध्यस्थता की थी तो उनके कहने पर फिर उन्होंने, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने अपने आप को इस संघर्ष से, मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में भाग लेने से अलग कर लिया था। तो औरंगजेब की नाराजगी थी इस बात को लेकर महाराजा जसवंत सिंह से कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था उत्तराधिकार के उस संघर्ष में। इसके अतिरिक्त औरंगजेब की कही हुई एक बात और मैं आपको बताता हूं। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में, तब औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, मतलब जो मेरा धर्म विरोधी है वो आज मारा गया है। तो इससे यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि औरंगजेब के मन में महाराजा जसवंत सिंह के प्रति क्या भाव रहे होंगे और इसी प्रकार की प्रतिक्रिया महाराजा जसवंत सिंह के मन में भी रही होगी, यानी उनके मन में भी औरंगजेब के प्रति किस प्रकार से के भाव थे, ये हमने समझा। अब इसी वजह से हो सकता है कि महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज के उस अभियान की अनदेखी कर दी हो। अनदेखी का मतलब भी सहायता करना ही होता है कि आप आइए और आप जाइए।
तो हो सकता है अनदेखी कर दी हो, और शिवाजी महाराज ने इस प्रकार का पत्र हो सकता है जानबूझकर लिखा हो कि मुझे कोई बाहरी सहायता प्राप्त नहीं हुई, ताकि औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य की जो कटुता है वो ज्यादा ना बढ़ने पाए। वैसे जब शाइस्ता खां से लोग मिलने के लिए गए थे अगले दिन, तो महाराजा जसवंत सिंह भी गए थे, और शाइस्ता खां ने यहाँ कटाक्ष करते हुए ये कहा था, अच्छा आप यहां पर हो, मुझे तो लगा कि आप शिवाजी महाराज से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए होगे, आप काम आ गए होगे। काम आने का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए होगे। तो ये कटाक्ष था शाइस्ता खां का महाराजा जसवंत सिंह के ऊपर। वो ये कहना चाह रहा था शाइस्ता खां कि आपकी सहायता के बिना शिवाजी महाराज यहां तक नहीं पहुंच सकते थे, आप और आपके 10,000 सैनिक रास्ते में थे, तो 10,000 की फौज छोटी नहीं होती है, तो मुझे लगा कि आप लड़ते हुए काम आ गए होगे। खैर, थोड़ा सा अगर हम और देखें तो औरंगजेब की नजर में महाराजा जसवंत सिंह दोषी नहीं थे, मतलब औरंगजेब की नजर में उन्होंने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया था, क्योंकि जब यह घटना हुई तो इसके बाद औरंगजेब को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुआ, और पेनल्टी के तौर पर शाइस्ता खां की नियुक्ति तो कर दी बंगाल। बंगाल उस समय एक पेनल्टी स्टेट माना जाता था कि किसी को दंड अगर देना है तो बंगाल पहुंचा दो, तो बंगाल नियुक्ति कर दी थी, और जनवरी 1664 के आसपास में शाइस्ता खां ने पुणे को छोड़कर वो बंगाल की ओर चला गया था, और महाराजा जसवंत सिंह की नियुक्ति कर दी थी पूना में। तो अगर हो सकता है, यह भी हो सकता है कि महाराजा जसवंत सिंह अगर शिवाजी महाराज का साथ अगर देते तो औरंगजेब उनकी कहीं पर भी नियुक्ति करता, लेकिन पूना में तो नियुक्ति नहीं करता। तो ये वाला पक्ष इस ओर इशारा करता है कि महाराजा जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज का साथ नहीं दिया। खैर, जो भी रहा हो, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग पक्ष इस संबंध में क्या कहते हैं, मेरी इस संबंध में क्या राय थी, उम्मीद है मैंने इस संपूर्ण विषय को बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया और आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी और देखते हैं कोई नया विषय नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।